Hello buddies. So we are again back with a new video regarding English. So in this I'll be telling you or like explaining you a poem written by John Keats, which is really a spectacular poem in which we'll come to know that how the author is admiring about the autumn season. And yeah, this poem is really very hard because in the way the vocabularies have been merged in these sentences are really very hard. So all you need to do is to concentrate in what I'll be teaching you all. So without any further delay, let's begin our video. Now let's begin our poem. Seasons of mist and mellow fruitfulness. So over here, the author is trying to say that the autumn season is the season of fog and ripened fruits, because the meaning of mist is fog, which is also been called kohra in Hindi, and mellow is called paka hona, that is ripen. Close bosom friend of the maturing sun. So the autumn season is the close bosom friend, means the best friend of the maturing sun, which is the fully grown sun. तो जो autumn season है वो पूरी तरह से उगा हुआ सूरज का best friend है. Conspiring with him how to load and bless with fruits the vines that round the thatch eaves run. तो वो दोनों आपस में मिलके साजिश रचते हैं किसके खिलाफ? उन बेलों के खिलाफ जो गोल गोल होते हुए छज्जों तक जाती हैं. अब क्या कंस्पायर करते कि कैसे उन्हें फलों से लाद दे, यानी कैसे उन्हें फलों से लोड कर दे. हाउ टू लोड देम विथ फ्रूट्स. नाउ थैचीव्स का मतलब छज्जा होता है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड वाइन्स का मतलब बेलें होती हैं. टू ब्लेंड विथ एप्पल्स द मॉसेट कॉटेज ट्रीज. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि टू बेंड विथ एप्पल्स द मॉसेट कॉटेज ट्री. मॉसेट मतलब काई लगा हुआ पेड़, तो यहाँ पे काई लगा हुआ पेड़ सेब का पेड़ को बोला जा रहा है. तो उसमें भी इतने सारे फल को लोड कर दे कि वो भी बेंड हो जाए. मॉसेट कॉटेज ट्रीज किसका? एप्पल का. एंड फिल ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस टू द कोर. और सारे फलों को अंदर तक पका दे. टू स्वेल द गार्ड एंड प्लम द हेजल सेल्स. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि गार्ड का मतलब कद्दू होता है एंड स्वेल का मतलब फुला देना. तो यहाँ पर ये दोनों कंस्पायर ये भी कर रहे कि कैसे इन कद्दुओं को फुला दे, और टू प्लम द हेजल सेल्स विद अ स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग नोट. और कैसे उन हेजल्स को बाहर से भी पका दे, छिलकों तक पका दे. यानी कि कहा जा रहा है हेजल एक तरह का फ्रूट होता है, तो उसे भी कैसे छिलकों तक पका दे. With a sweet kernel to set budding more. अब sweet kernel मतलब होता है मीठी गिरी, जो कि हेजल सेल्स एक तरह का फ्रूट है. तो वो जब छिलकों तक पक जाता है तो उसके अंदर एक मीठी सी गिरी आ जाती है, यानी कि स्वीट सीड आ जाता है. टू सेट बडिंग मोर, यानी टू सेट का मतलब टू प्रिपेयर होता है, और बड का मतलब होता है कलियां. तो ये जो मौसम है ये कलियां खिलने का मौसम है, और जब कलियां खिल जाती हैं पूरी तरह से तो ये सारी कलियां अब फ्लावर्स में खिलना स्टार्ट हो जाते हैं. अब जब ये फ्लावर्स भी पूरी तरह से खिल जाते हैं तो बीज जो है, बीज का मतलब आप लोग सब जानते होंगे मधुमक्खी. तो मधुमक्खी क्या करते हैं, उसमें से नेक्टर एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि शहद ले जाते हैं. Until they think warm days will never cease. अब यहाँ पे मधुमक्खी सोच रहे हैं कि कब ये गर्म दिन रुकेंगे, कभी थमेंगे भी कि नहीं. सीज का मतलब होता है थमना. फॉर समर्स हैज ओ ब्राइन देयर क्लैमी सेल्स. क्लैमी का मतलब होता है चिपचिपा, और सेल्स का मतलब होता है हनीकॉम, जो कि होता है मधुमक्खी का छत्ता. ओ ब्राइन का मतलब होता है पूरी तरह से भरकर, चारों तरफ से टपकना. तो ये जो गर्मी का सीजन है इसमें मधुमक्खी के छत्ते चिपचिपे शहद से भर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके छत्तों के चारों तरफ से शहद टपकने लगता है. So now this was all for the stanza 1. So we'll be moving now to the stanza 2 of the poem. So let's start. This is the second stanza, and in this stanza, the poet John Keats is comparing the autumn season with a woman who hath not seen the oft made dye store. मतलब किसने उसे नहीं देखा
जमीन के बीचों बीच उस दुकान में बैठे हुए। ऑफ द मिड का मतलब होता है इन बिटवीन। समटाइम्स हुएवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड, मतलब जब कभी भी कोई भी अगर बाहर जाए, विदेश जाए, तो वो उसे देख सकता है। दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रैनरी फ्लोर, यानी कि क्या देख सकता है कि वो कैसे लापरवाह के तरह ज़मीन पर बैठी हुई है। कौन सी ज़मीन पर? धान के ज़मीन पर, धान की फसल की ज़मीन पर बैठी हुई है। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, वो धान की फसल पे बैठ के क्या कर रही है? केयरलेसली अपना धान फटक रही है। फटकने से जो थोड़ी सी हवा आ रही है, उस हवा से उसके जो कोमल बाल है वो थोड़े थोड़े हवा में उड़ रहे हैं, लिफ्ट हो रहे हैं। और ऑन अ हाफ रीप्ड फरो साउंड अस्लीप, और जो फरो का मतलब नीड होता है। जब भी हम लोग खेत में कुछ भी अपना पेड़ पौधा उगाते हैं तो नीड बनाते सेपरेशन के लिए, तो वो सेपरेशन जो है, नीड जो है, फरो जो है, वो आधा जोता हुआ है। रीप्ड मतलब आधा जोता हुआ। साउंड अस्लीप, और उसी नीड पर वो सो रही है। साउंड अस्लीप मतलब खर्राटे की नींद ले रही है। ब्राउज विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, यानी कि पॉपीज एक तरह का पदार्थ होता है जो कि नशीली पदार्थ बनाने में यूज होता है। ये एक तरह का फ्लावर्स होता है जो कि वाइन्स बनाने में यूज होता है। तो जो पॉपीज का जो स्मेल आ रहा है ऑटम के सीजन में हवा के चलने से, उससे उसे नशा जैसा हो रहा है, ड्राउजी फील हो रहा है, उसकी आंखें चढ़ रही है। While thy hook spares the next swath and all its twined flowers, और तभी तक उसका जो हुक है, जो जिससे वो अपना फसल काट रही थी, वो नेक्स्ट स्वाथ मतलब नेक्स्ट लाइन को छोड़ देता है, क्योंकि उसे ड्राउजी फील हो रहा था। तो नशे में वो दूसरी लाइन काटना भूल जाती है जिसमें बहुत सारे फूलों की झाड़ियाँ लगी हुई थी। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ दोस्त, और जो फिर उसे जैसा कि हम लोग ने पढ़ा अभी कि पॉपीज के फ्यूम से उसे नशा सा फील हो रहा था, तो उसकी वजह से जब अब उसने जो अपना सारा फसल काट लिया था, तो अब वो खड़ी होके उसका गट्ठर बना के अपने सर पे लाद रही थी, लोड कर रही थी अपने सर पे। लेकिन जैसा कि उसे ड्राउजी फील हो रहा था, तो कुछ कुछ जो धान के फसलें हैं वो गिर जा रही थी ज़मीन पर। अब वो क्या कर रही थी? फसलों को इकट्ठा कर रही थी, चुन रही थी। वही ग्लीनर होता है यहाँ पे। ग्लीनर वो होता है जो कि एक फार्म में वर्क करे, यानी कि खेत में वर्क करे, वो खेत की साफ सफाई करता है। उसी तरह ग्लीनर की ही तरह वो अपनी धान के फसलें जो नीचे गिर गई थी उसके सर से, उसे वो इकट्ठा कर रही थी और फिर सबने सर पे लोड कर ली। स्टेडी दाई लैडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक, अब फिर वो अपने सर पे लादे हुए ये सारी फसलें, अब वो क्या कर रही थी? लैडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक, अब अपना सर को बैलेंस करते हुए नदी पे जो ब्रिज था उसको पार करने का कोशिश कर रही थी। और बाय अ सीडर प्रेस विद अ पेशेंट लुक, और फिर क्या हुआ? फिर जो सीडर प्रेस जो एक तरह का मशीन होता है जिससे हम एप्पल जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं, एप्पल जूस बनाने का ये मशीन होता है। तो फिर इस मशीन में ये एप्पल जूस बना रही थी और ये बहुत पेशेंस से बना रही थी इस एप्पल जूस को। विद पेशेंस लुक दाउ वॉचेस द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाई आवर्स, ऊजिंग का मतलब बहना, और फिर वो बहुत ही पेशेंस यानी कि बहुत ही धैर्य से उस सीडर प्रेस में एप्पल का जूस निकलते हुए देख रही थी। और कब तक देख रही थी? जब तक एक एक बूंद उसका टपक रहा था, जब तक लास्ट बूंद उसका ऊज कर रहा था, टपक रहा था, तब तक वो पेशेंस के साथ उसे देखती रह रही थी। तो अब मुझे आशा है कि आप सबको ये सेकेंड स्टैंजा भी क्रिस्टल एंड क्लियर होगा। तो नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टैंजा, लेट्स स्टार्ट। तो अब थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम में जॉन कीट्स स्प्रिंग सीजन के सॉन्ग्स के बारे में बात करें। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, हाय वेयर आर दे? तो वो पूछ रहे हैं कहाँ है स्प्रिंग सीजन्स के सॉन्ग, कहाँ है? थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, यानी कि ऑटम सीजन को बोल रहे हैं कि कहाँ है स्प्रिंग्स के सॉन्ग, अरे कहाँ है स्प्रिंग के सॉन्ग? उनके बारे में मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे पास अपना एक खुद का म्यूजिक है।
अपनी एक खुद की धुन है। वो ऐसा इसलिए क्यों कह रहे हैं क्योंकि हर कोई स्प्रिंग के सीजन की बात करता है, उसकी अच्छाइयाँ बताता है, लेकिन यहाँ पे जॉन कीट्स जो पोएट है वो यहाँ पे ऑटम सीजन के बारे में उसकी अच्छाइयाँ बता रहे, उसे एडमायर कर रहे हैं। While barred clouds bloom the soft dying day। तो दोस्तों यहाँ पे सॉफ्ट डाइंग डे का मतलब है जब दिन खत्म हो जाता है, जब दिन ढल जाता है। While barred clouds, तो बार्ड का मतलब यहाँ पे होता है छिप जाना। बार्ड का मतलब होता है छिप जाना। तो जैसे ही दिन खत्म होता है वैसे ही सूरज छिप जाते हैं और क्लाउड्स आ जाते हैं। तो सूरज की रोशनी की वजह से वो क्लाउड्स ब्लूम करते। ब्लूम का मतलब यहाँ पे खिलना नहीं है, यहाँ पे चमकना है, क्योंकि जैसे ही दिन ढलता है तो सूरज की रोशनी से क्लाउड जो है, जो आसमान है, वो चमक उठते हैं। एंड टच दी स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू। और फिर जब सूरज की किरणें जब जो क्लाउड्स पे पड़ती है, जैसे ही क्लाउड्स ब्लूम होते हैं तो यही सारी किरणें जब स्टबल प्लेन्स को टच करती। स्टबल प्लेन्स दोस्तों यहाँ पे वो है जहाँ पे हम लोग धान का फसल है, हम लोग जहाँ पे धान काट के वो उसका डंठिया फेंकी रहती है, उस जगह पे इसे स्टबल प्लेन्स कहा गया है। तो विथ रोजी ह्यू, तो वो रोशनी जाकर स्टबल प्लेन्स को टच करती है और जैसी टच करती है वैसी एक रोजी ह्यू होता है। रोजी ह्यू मतलब रोजी टेक्सचर हो जाता है, वहां पूरी जमीन पे रोजीनेस डाल जाता है। कलर के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं पोएट। देन इन अ willful कोयर द स्मॉल gnats mourn। इन अ willful मतलब जोरदार आवाज में। तभी जैसी स्टबल प्लेन्स पे रोजी ह्यू फॉल करते वैसी एक वेलफुल आवाज में, जोरदार आवाज में नट्स का मतलब कीड़े होते हैं। तो ये जो कीड़े हैं ये सारे मिलकर एक साथ गाते हैं, तो कलेक्टिव नाउन है कोयर। तो एक साथ गाते हैं और फिर जैसे ही वो लोग गाते हैं तो वो लोग बहुत ही दुख भरे आवाज में गाते हैं, जिसकी वजह से इस सिंगिंग को मॉर्न कहा गया है, मतलब एक तरह से रो कर गाते हैं। अमंग द रिवर स्वॉलोज born aloft। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे रिवर स्वॉलोज का मतलब होता है जो नदी में से निकलने वाले पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे। नदी में बहुत सारे पेड़ पौधे अंदर में खिलते हैं, तो वो सारे पेड़ पौधे पर गाता है वो। और समझ लो गाता क्या है, रोता है। वो इतने जोर से रोता है कि born aloft और singing as light wind lives or dies। ऐसे इतनी जोरों से वो रोता है कि जो हल्की हवा है वो ऊपर नीचे होने लगती है। lives or dies यानी ऊपर नीचे होने लगती है। and full ground lambs loud bleat from hilly barn। तो दोस्तों यहाँ पे लैम का मतलब होता है बकरी के बच्चे, जो बछड़े होते हैं। तो जो फुली ग्रोन बछड़े होते हैं, लैम्स हो जाते हैं, फुली ग्रोन लैम्स होते हैं, वो लाउड ब्लीट, यानी कि ब्लीट का मतलब होता है मेमिहाना। तो वो लोग जोर से मेमिहाते हैं फ्रॉम द हिली बॉर्न, मतलब हिल के ऊपर जो नदी बहती है वहां से। हेच क्रिकेट सिंग and now with treble soft। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा एक क्रिकेट नाम का एक इंसेक्ट होता है जो कि बाड़े में रहता है, वो गाता है। and now with a treble soft the red breast whistles from a garden croft। रेड ब्रेस्ट जो है वो एक तरह की बर्ड होती है जो विस्लिंग करती है, जो सीटी बजाती है। फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, गार्डन क्रॉफ्ट का मतलब होता है बगीचे के किचन से, वहां से वो रेड ब्रेस्ट नाम की बर्ड जो है वो सीटी बजाती है। एंड गैदरिंग स्वॉलो ट्विटर इन द स्काई। और फिर और सारे स्वॉलोज नाम का एक
बर्ड और होती है, तो वैसे ही और सारे swallows को वो आवाज देकर पुकारती है और दे देन गैदर, मतलब गैदर का मतलब इकट्ठा होते हैं वो सारे, और फिर एक साथ वो लोग ट्विटर करते हैं इन द स्काई, मतलब एक साथ वो लोग चिट-चैट्स करते हैं इन द स्काई, बातें करते हैं आसमान में. So that's what for our today's video. Thank you guys, and I hope you all loved the explanation. So stay tuned, guys. And also please like and subscribe to my channel. I hope the concept was all crystal and clear to all of you. So next I'll be bringing a chapter for all of you. So stay tuned, guys, and also like, comment, subscribe, hit the bell icon, and give as much as love as you can, so that I can bring more and more amazing concepts for you. Thank you.